Good evening, all of you. You are most welcome in Physics Impression. देखिए हम आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे थे, तो इससे पहले की वीडियो में हमने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए। अब फिर उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने से पहले अब हम पहले एक कंसेप्ट आपको बताना चाहेंगे, सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम होता है सिंपल पेंडुलम के अंदर एक स्मॉल मेटेलिक बॉब होता है और उस बॉब को हम एक थ्रेड से बांध देते हैं और उस थ्रेड को हम एक रिजिड सपोर्ट से अटैच कर देते हैं। दैट इज अ रिजिड सपोर्ट। अब उसके बाद क्या होता है कि इस बॉब को हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये बॉब, ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता है। जब टू एंड फ्रो मूव करता है तो हम ये प्रूव करते हैं कि इसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसकी फुल डिटेल हम ऑसिलेशन के चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है इसका t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L ओवर G। यहाँ L क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ। L क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। यानी कि धागे की लंबाई और रेडियस जब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें इफेक्टिव लेंथ मिलती है। यानी कि इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस। दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G होता है। ये हमने उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, दिस इज थीटा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 और 25 के आसपास हो। यानी थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री और 30 डिग्री। अगर मान लीजिए ये एंगल बड़ा है, यानी कि 90 डिग्री है और 90 डिग्री यानी कि बॉब को हम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल कर दें और फिर डिस्प्लेस कर छोड़ दें उसे, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन थीटा इज स्मॉलर। अगर थीटा लार्जर है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखिए, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो बॉब है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट इज अ रिजिड सपोर्ट एंड दिस इज अ बॉब। अब देखिए इस बॉब पर पॉजिटिव चार्ज है। बॉब पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज प्लस Q है। मान लीजिए ये बॉब, ये पेंडुलम जिस रीजन में ऑसिलेट कर रहा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है तो अल्टीमेटली बॉब पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा। ये चीज़ हम लगातार बता रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू EQ। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट होती है। अब मान लीजिए हमने इस बॉब को डिस्प्लेस किया
अब क्या होगा, देखिए इसका वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है EQ वो ऊपर की तरफ काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास G क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस कंडीशन में जो नेट एक्सीलरेशन होगा, नेट एक्सीलरेशन, देखिए नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा G माइनस, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो कितना है, F इज इक्वल टू EQ, तो एक्सीलरेशन होता है A इज इक्वल टू F बाई M, दिस इज EQ बाई M, ये एक्सीलरेशन हुआ। अब ये एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, अपवर्ड, तो नेट एक्सीलरेशन हुआ G माइनस EQ अपॉन M। अब देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला बदल जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G माइनस EQ बाई M। अब देखिए इस चीज़ पर बेस्ड प्रॉब्लम नीट के अंदर पूछी गई। कैसे पूछी गई, उन्होंने कहा सिंपल द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम carrying positive charge, it is oscillate in a region where the electric field is acting vertically upward, what will be the effect on its time period, यानी इसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा। अब आप देखिए, अब उसने 4 ऑप्शन आपको दिए, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या अनचेंज रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अब देखिए हमें दिख रहा है कि जब कोई भी फ्रैक्शन में नीचे का डिनोमिनेटर घटता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती है, यानी इस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीजेस। भाई क्वेश्चन समझ में आया। The bob of a simple pendulum carries positive charge and it is oscillating in a region where the electric field is acting vertically upward. What will be the effect on its time period? तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए अगर सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डाउनवर्ड होती, देखिए ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, दैट इज अ बॉब कैरिंग पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, carrying positive charge plus Q, it is oscillating in a region where the electric field is acting vertically downward. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रही है। अब देखिए जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो यहाँ क्या होगा, वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है EQ वो भी डाउनवर्ड काम करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बॉब पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर जो फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो इस कंडीशन में जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन है, इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, G प्लस EQ बाई M। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है, EQ बाई M। तो इस कंडीशन में जो टाइम पीरियड होगा, दिस इज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G प्लस EQ बाई M। अब देखिए इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, यानी टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीजेस, टाइम पीरियड डिक्रीजेस।
इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। अब देखिए, अब हम तीसरे केस देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q। अब देखिए यहाँ इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है। अब देखिए जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा EQ वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब देखिए इस कंडीशन में जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन है वो कितना होगा? इफेक्टिव एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ G है और ये EQ/m है। तो इस कंडीशन में जब दो एक्सीलरेशन एक दूसरे से राइट एंगल पर होते हैं तो उनको हम कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव एक्सीलरेशन हो जाएगा √G² प्लस EQ/m का होल स्क्वायर। अब देखिए टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए टाइम पीरियड होगा हमारे पास T इज इक्वल टू 2π √L अपॉन, इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? √G प्लस G² प्लस EQ/m का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में टाइम पीरियड ये हो जाएगा। अब देखिए हमने कोई भी इसके अंदर कुछ भी छोड़ा नहीं है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हॉरिजॉन्टल दी है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा, वर्टिकली अपवर्ड है तो टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2π √L अपॉन G माइनस EQ/m होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है तो टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2π √L अपॉन G प्लस EQ/m होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो यू कैन डू इजली। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं आपको कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये इसका बॉब है। अब देखिए ये बॉब जो है इसके अंदर वाटर भरा हुआ है और बॉब के अंदर एक स्मॉल होल है। इसको हम डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ देते हैं तो क्या होगा? वाटर लीक आउट, वाटर निकलेगा। जैसे जैसे वाटर इससे बाहर आएगा तो इस बॉब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोवर्ड होगा, नीचे होने लगेगा। इसका मतलब क्या है? व्हेन वाटर लीक आउट the center of gravity CG goes down। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे वाटर लीक होगा तो वाटर लीक होने से इसके अंदर पानी का लेवल डाउन होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बजाय यहाँ से नीचे आने लगेगी। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेड होगी तो क्या होगा? इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस होता है। तो L इंक्रीजेस, सो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2π
अंडरवुड L अपॉन जी। क्या हुआ, जब L इंक्रीज हुई तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइम पीरियड इंक्रीज होता रहेगा कब तक, जब तक के बॉब हाफ फिल्ड नहीं हो जाता। ये बॉब है, यानी जब बॉब आधा हो जाएगा तब तक टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। हाफ के बाद जब वाटर लीक होगा तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर उठने लगेगी। उठते उठते क्या होगा, फाइनली फिर से ये सेंटर पर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सिंपल पेंडुलम के अंदर बॉब में वाटर भरा हुआ है, यानी कि बॉब जो है वो हॉलो है, ठीक है, और उसके अंदर वाटर है, और बॉब के अंदर वाटर जो है लीक कर रहा है किसी होल से, तो क्या होगा, जैसे जैसे वाटर लीक आउट होगा पहले टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर उसके बाद घटने लगेगा, घटते घटते फिर कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जब बॉब आधा खाली हो जाएगा तो आधे के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर उठने लगेगी। ऊपर उठते उठते जब सारा वाटर बाहर चला जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर पर ही आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सिंपल पेंडुलम के अंदर बॉब हॉलो है और उसके अंदर वाटर भरा हुआ है और वो वाटर लीक हो रहा है, तो जैसे जैसे बॉब ऑसिलेट करेगा वाटर बाहर आएगा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवर्ड होगी, इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। कब, जब बॉब आधा खाली हो जाएगा। आधे के बाद से जब वाटर लीक आउट होना शुरू होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से ऊपर उठेगी, इफेक्टिव लेंथ कम होने लगेगी, टाइम पीरियड घटने लगेगा, और घटते घटते जाके फिर से उतना ही हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर आ जाएगी। तो टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये हमारे पास दो चार्ज हैं, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। सपोज दिस इज A, दिस इज B। इस स्फीयर पर फोर्स लग रही है FAB इस डायरेक्शन में, और इस स्फीयर पर फोर्स लग रही है FBA। अब इस प्रॉब्लम के अंदर ये पूछा गया है कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 होगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, एक बात याद रखिए, ये स्फीयर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये स्फीयर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब एक पर पॉजिटिव हो और दूसरे पर नेगेटिव हो। यानी इसका मतलब ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो, या ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो, और पॉजिटिव नेगेटिव की जब मल्टीप्लाई करी जाती है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 Q2 लेस देन 0, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या है कि अगर दो चार्ज स्फीयर हैं और वो किसी डिस्टेंस से सेपरेट हैं और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस कंडीशन में दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होगा। क्यों कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। अगर सपोज ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तो ये रिपल्सिव फोर्स हो जाता, दोनों नेगेटिव होते तो भी रिपल्सिव हो जाता, लेकिन फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव। इसका मतलब क्या है कि एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव होती है, इसलिए Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। चलिए साहब, नेक्स्ट प्रॉब्लम।
देखिए हमारे पास एक ये चार्ज है और इससे लाइंस ऑफ फोर्स ये निकल रही हैं। इसी तरह से ये दूसरा चार्ज है, सपोज दिस इज Q1, ये Q2 है, अब देखिए इसके अंदर ये पूछा है what will be the nature of the two charges, what will be the nature of two charges and which one of the charge is greater। देखिए दोनों चार्जेस से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं। हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ पहुंचती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस चार्ज से भी निकल रही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस चार्ज से भी निकल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ द चार्जेस शुड बी पॉजिटिव, बोथ द चार्जेस शुड बी पॉजिटिव। अब पूछ रहे हैं विच वन इज ग्रेटर। देखिए साहब यहाँ देखें, इसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स कम निकल रही हैं, इसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा निकल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। इसका मतलब है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। क्वेश्चन समझ आया कि इन द एडजॉइनिंग फिगर टू चार्जेस and their electrostatic lines of force are shown. What will be the nature of the two charges? Both the charges should be positive. Which one is greater? Q1 is greater than Q2. देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। अब देखिए एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है +Q, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है -Q। अब देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। एक तो इस पॉइंट पर निकालना है M पर और एक हमें निकालना है C पर। अब देखिए C पर हम देखें, ये चार्ज पॉजिटिव और जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। ये पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये कहलाएगा ECA। ये चार्ज नेगेटिव है, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कहलाएगी ECB। अब देखिए ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पर मान लीजिए जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कितनी है, E1 है। दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड। अब देखिए ये दोनों फील्ड्स इक्वल हैं, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 को हमने K लिया, Q/L²। इसी तरह से देखिए E1 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये भी इतनी हो जाएगी KQ/L² का होल स्क्वायर प्लस 2KQ/R²
अपॉन एल स्क्वायर के क्यू अपॉन एल स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। अब देखिए कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2। देखिए कॉस 120 इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कॉस 60, और 120 डिग्री का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट पे होता कॉस नेगेटिव, दिस इज -1/2। तो दिस इज के क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये भी इतना ही है, ट्वाइस हो गया, -2 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस 60 1/2 है, माइनस का माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 कैंसिल, कितनी आई, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज E1 इज इक्वल टू रूट लेंगे के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ E1। अब देखिए अब हम E2 निकालेंगे। E2 हमें कहाँ निकालनी है, यहाँ पर। अब देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, दिस इज एल स्क्वायर, दिस इज L/2, तो AM हमारे पास कितनी होगी, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट, दिस इज 3L स्क्वायर बाई 4, दिस इज L√3/2, ये आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कहलाएगी EMA, और ये चार्ज भी इसे अपनी तरफ नहीं, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है, ये रिपेल करेगा EMA, और ये चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज EMB। यहाँ दो फील्ड एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं, तो रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालेंगे, E2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसका स्क्वायर ये हुआ आपका के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस हुआ 3L स्क्वायर बाई 4, के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होता है, नीचे स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3L स्क्वायर बाई 4, इसका होल स्क्वायर, प्लस अब ये कितना हो जाएगा आपका, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर बाई 4, इसका भी होल स्क्वायर, दिस इज 16/9 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 16 के क्यू बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर से हम 16/16 के स्क्वायर, 16 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, दिस इज 1/9 प्लस 1, तो रूट ले लेंगे। तो देखिए हम E2 निकाल रहे थे, E2 हमारे पास कितनी थी, 4K क्यू स्क्वायर, ये हमने लिखा प्लस, और उसके बाद ये कॉमन निकाला, तो E2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आई। अब देखिए उसके बाद E2 स्क्वायर हमारे पास कितना हुआ, 16K क्यू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 10/9, दैट इज़ द LCM। अब उसके बाद ये E2 हमने रूट लिया, 16 का 4, यहाँ से स्क्वायर हटा और 10 पर रूट लगा, 9 का 3, दिस इज 4/3 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर रूट ऑफ 10, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ E2। अब देखिए अब हम E2 अपॉन E1 निकाल लेंगे, E2 अपॉन E1, E2 की वैल्यू कितनी है, 4/3 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 10, और E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, E1 की वैल्यू थी हमारे पास के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर,
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, के क्यू से के क्यू कैंसिल, दिस इज 4√10/3। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर लोकेटेड एट द टू कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। E1 is the net electric field intensity at the corner C and E2 is the net electric field intensity at point M. Calculate the ratio E2 upon E1। तो पहले हमने क्या निकाला था कि यहाँ पर C पर हमने इसकी देखें, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, ये नेगेटिव है, ये इधर आई, तो रिजल्टेंट इनका इधर आया। तो E1 जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। इसी तरह से M क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर हमने यहाँ +1 चार्ज एज्यूम किया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से EMA आई, EMB आई, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, दैट इज E2। फिर उसके बाद हमने E2 को कैलकुलेट किया और E2 अपॉन E1 की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो नीट में पूछी गई है, आ कंडक्टिंग सोप बबिल। एक कंडक्टिंग सोप बबिल है। देखिए सोप बबिल इस शेप का होता है, यानी बाहर भी एयर होती है, अंदर भी एयर होती है, यहाँ भी, और बीच में ये सोप होता है। और सोप सोल्यूशन होता है, यानी सोप को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, तब सोप बबिल बनता है। तो ये कह रहे हैं कि ये नीट में आई हुई प्रॉब्लम है कि एक सोप बबिल है जो कंडक्टिंग है, यानी इसमें चार्ज चल सकता है, उसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपेंड होगा या एज इट इज़ रहेगा या नन ऑफ द अबव। इनमें से हमें एक आंसर सेलेक्ट करना है। देखिए जब हमने सोप बबिल को नेगेटिव चार्ज दिया तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करने से इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली सोप बबिल एक्सपेंड होगा। यानी ये क्वेश्चन आपके समझ में आया, दैट इज ए कंडक्टिंग सोप बबिल एंड नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू इट, और नेगेटिव चार्ज इसे दिया गया। क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि ये जो बबल है ये एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर एज इट इज़ रहेगा या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए नेगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या है कि इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन का एक्सिस है। तो जब नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर तो क्या होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करने से जो इस बबल का अपर सरफेस है वो सरफेस क्या होगा, फैलेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। जब फैलेगा तो अल्टीमेटली रेडियस बढ़ेगी, और जब रेडियस बढ़ेगी तो ये बबल क्या होगा, एक्सपेंड होगा। यानी इसका आंसर क्या हुआ कि बबल विल एक्सपेंड। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं।
देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि 27 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड हैं। 27 identical drop of liquid, each carrying a charge plus small q. The electric field intensity on its surface be capital E. 27 identical drop, 27 identical drops of liquid, each carries a charge plus small q. These drops are combined together and to form a single drop. These are combined and form a single drop. हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप. देखिए बड़ी ड्रॉप के सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ई. क्वेश्चन हमारा क्या है, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड ईच कैरीज अ चार्ज प्लस क्यू. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स सरफेस बी कैपिटल ई. द इलेक्ट्रिक फील्ड बी capital E. These are combined together and form a single drop. Calculate the net electric field on the surface of big drop. देखिए पहले हम एक छोटी ड्रॉप के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. This is E1. This is E. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. 1 upon 4 pi epsilon naught को K कह देते हैं, KQ upon small r square. Small r is the radius of small drop. Small r, that is the radius of small ड्रॉप. अब देखिए इन ड्रॉप्स को हमने कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद एक बड़ी ड्रॉप बनाई. देखिए जब हम ड्रॉप को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कंजर्व रहता है. तो 27 इंटू एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप. देखिए 4/3 पाई ये कैंसिल आउट हुए, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे. दिस इज 3r इज इक्वल टू कैपिटल आर. अब देखिए बिग ड्रॉप के सरफेस पर जो चार्ज होगा चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप, charge on the surface of big drop, Q dash is equal to 27Q. चार्ज कंजर्व रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी उसके सरफेस पर, E डैश इज इक्वल टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लेते हैं. K Q डैश हुआ आपका 27Q अपॉन रेडियस कैपिटल R स्क्वायर. दिस इज 27KQ अपॉन
कैपिटल आर की वैल्यू हम पे कितनी है 3r, दिस इज 9r स्क्वायर, 9 3 दा 27, दिस इज 3kq अपॉन r स्क्वायर, दिस इज 3e kq अपॉन r स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स को कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन करने के बाद एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, तो बड़ी ड्रॉप के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्मॉल ड्रॉप की 3 टाइम्स हो जाएगी, दैट इज द 3 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन आपके समझ में आया? क्या है 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, ईच कैरीज अ चार्ज प्लस स्मॉल q एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस बी कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है। अब इनको क्या किया हमने, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद एक बड़ी ड्रॉप बनाई और बड़ी ड्रॉप बनाने के बाद हमें उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल E। कैसे निकाला हमने? देखिए, पहले हमने एक छोटी ड्रॉप के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली kq अपॉन r स्क्वायर, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। अब 27 ड्रॉप्स को हम कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कंजर्व रहता है, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू 3r आई। अब देखिए, जो बड़ी ड्रॉप बनी है उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, q डैश इज इक्वल टू 27q, चार्ज रिमेन्स कंजर्व। अब उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी जगह हमने k लिखा। चार्ज कितना हुआ q डैश 27q, रेडियस कितनी हुई कैपिटल R, यानी कैपिटल R का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने पुट करी, q डैश 27, R की वैल्यू डाल दी 3r, दिस इज 9r स्क्वायर, 9 3 दा 27, दिस इज 3e। इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी ड्रॉप के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्मॉलर ड्रॉप की 3 टाइम्स होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए, अब हम ये दिखा रहे हैं आपको कि कहीं हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर शोन इन द फिगर, यानी कि फिगर के अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई गई हैं। हमें क्या बताना है? 4 ऑप्शन दिए हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है या दोनों हैं या नन ऑफ द अबव। देखिए, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, यानी कोई स्पेस नहीं होता उनके बीच, यानी उनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होता, तो वो फील्ड कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, दीज लाइंस रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन हमारा क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर शोन इन द फिगर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है या दोनों हो सकती हैं या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो लाइंस हैं वो इक्वी स्पेस्ड नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वी स्पेस्ड होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको बताया था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
अब देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इसको हम पढ़ा चुके हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो नीट में पूछी गई कि एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है और उसके ऊपर चार्ज है और उसकी लीफ जो हैं, पत्तियाँ जो हैं, वो एक दूसरे से सर्टेन अमाउंट पर स्प्रेड हुई हैं। देखिए ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर एयर एनक्लोज्ड है और इस पर एक्सरेस इंसिडेंट की गई। तो कह रहे हैं क्या होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीफ है ये एज इट इज रहेंगी या फिर और फर्दर एक्सपेंड होंगी और ज़्यादा फैलेंगी या फिर कोलैप्स हो जाएंगी। अब देखिए जब इसके अंदर एयर इनक्लोज्ड है तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एयर क्या है। देखिए एयर क्या होता है, एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। इन सब का जो कम्बिनेशन है वो एयर कहलाता है। ये मॉलिक्यूल कभी रुकते नहीं, दे नेवर रिमेन स्टेशनरी, दे मूव्स कंटिन्यूअसली इन ज़िगज़ैग मैनर, इसी को हम एयर कहते हैं। तो जब ये एयर इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर एनक्लोज्ड है तो क्या होगा, जब इस पर हम एक्सरेज डालेंगे तो एक्सरेज की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सरेज एयर मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देती है। जब एयर मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे तो आयनाइज होने का मतलब क्या है कि उनके मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल गए और उस पर पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब क्या होगा, मान लीजिए इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में गए तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज अब इनके बीच में पहुंचेगा तो क्या होगा कि ये लीफ जो है वो एक कोलैप्स होने लगेगी। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीफ हैं वो क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। क्यों, क्योंकि जब हम इस पर एक्सरेज डालेंगे तो एक्सरेज के डालने से जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल हैं, वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उनसे निकलेंगे और पॉजिटिव आयंस बचेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब इधर पहुंचेंगे तो क्या होगा कि ये जो लीफ हैं ये एक दूसरे की तरफ आने लगेंगी और कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी के अंदर हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि एक चीज़ एयर होती है और एक विंड होती है। एयर और विंड के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए एयर क्या है, एयर का मतलब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, इनका कम्बिनेशन जो एटमॉस्फेयर में है, और ये मॉलिक्यूल जो हैं लगातार मूव करते रहते हैं, दे नेवर रिमेन स्टेशनरी, ये कभी रुकते नहीं। अब क्या होता है, जब नेचुरल कॉजेस से कहीं प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, किसी जगह हाई प्रेशर है, किसी जगह लो प्रेशर हो गया, तो ये एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगती है। जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, उसी एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो आपके समझ में आई भाई, विंड क्या है। विंड यानी नेचुरल कॉजेस से प्रेशर डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करने लगती है। वही मूविंग एयर क्या कहलाने लगती है, विंड कहलाने लगती है।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या था कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था जिस पर पहले से कुछ चार्ज था और इसकी जो लीफ थी वो कैसी थी, एक्सपेंड हुई हुई थी, फैली हुई थी किसी सर्टेन अमाउंट से, और इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर एयर एनक्लोज थी। इस पर एक्सरेज डाली गई, तो जब एक्सरेज डाली जाएंगी तो गोल्ड लीफ का जो है, जो लीफ है इनका क्या होगा कि ये आपस में मिल जाएंगी या ये और फैलेंगी या एज इट इज़ रहेंगी, ये जवाब हमें देना था। तो क्या होगा, जब इसके अंदर एयर है, एक्सरेज डाली जाएंगी तो क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, वो इस तरफ बढ़ेगा। इस तरफ बढ़ने से लीफ जो है वो एक दूसरे की तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाएंगी, दे कोलैप्स, यानी द लीफ ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कोलैप्स इन ईच अदर। अब देखिए, एक चीज़ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई मेटेलिक स्फीयर है उसको चार्ज दिया जाए, या कोई मेटेलिक शेल है उसको चार्ज दिया जाए, तो चार्ज हमेशा उसके बाहरी सरफेस पर फैलता है, और जब बाहरी सरफेस पर फैलता है तो उस मेटेलिक शेल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती, इसलिए उसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। और उसका जो ग्राफिकल वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए, इस एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं और इस एक्सिस पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो क्या होता है, सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है। सरफेस पर आने के बाद इट बिकम्स मैक्सिमम, और बियॉन्ड द सरफेस ये डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये ग्राफ हमें याद रखना है, किसके लिए है, ये मेटेलिक शेल के लिए, ठीक है। अब देखिए, एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि दैट इज आर रेगुलर हेक्सागन। each side L and that is the center, और इसके हर एक कॉर्नर पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। पहले हमें इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, फिर ये कह रहे हैं कि अगर एक चार्ज को रिमूव कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर अब क्या होगी। देखिए, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, तो ये रेगुलर हेक्सागन का सेंटर हुआ। अब देखिए क्या है, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, दीज आर काउंटर बैलेंस्ड। सिमिलरली ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इधर, दीज आर काउंटर बैलेंस्ड। अब देखिए, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, दीज आर काउंटर बैलेंस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेगुलर हेक्सागन के हर एक कॉर्नर पर सेम चार्ज रखा जाए तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बिकॉज ऑल द फील्ड्स आर काउंटर बैलेंस इन ईच अदर। अब देखिए, अगर हम एक चार्ज को रिमूव कर दें, इफ वन कॉर्नर चार्ज is removed, then
what will be the new field at the center. देखिए एक बात ध्यान रखिए, सपोज हमने एक चार्ज रिमूव कर दिया, अब क्या होगा देखिए हमारे पास 5 फील्ड बच रही हैं। ये चार्ज इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इधर रिपेल, ये काउंटर बैलेंस हुए। ये चार्ज इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये काउंटर बैलेंस हुए, तो एक फील्ड बच गई हमारे पास। तो अब सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए रेगुलर हेक्सागन के अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, 6 यानी कि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। इस तरह ये साइड L है, अल्टीमेटली ये साइड भी L होगी, ये साइड भी, हर साइड L होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर, दिस इज KQ अपॉन L स्क्वायर। देखिए रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 कॉर्नर, और रेगुलर हेक्सागन के सेंटर को जब हम सारे कॉर्नर से मिलाते हैं तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। अब देखिए पहले हमने सेंटर पर +1 चार्ज रखा, यानी जहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहाँ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। अब देखिए सारे चार्ज, ये चार्ज इधर इसको रिपेल करता है, ये चार्ज इसको रिपेल करता है, दीज आर काउंटर बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में ऑल द फील्ड्स आर काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर एंड देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। इफ वन ऑफ द कॉर्नर चार्ज इज रिमूव्ड, अगर एक चार्ज को हम रिमूव कर दें तो व्हाट विल बी द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। देखिए जब हम एक चार्ज को रिमूव कर देंगे तो अब हमारे पास 5 फील्ड्स बचेंगी, 5 में से 4 फील्ड्स आर काउंटर बैलेंस, 1 फील्ड इज लेफ्ट। दिस इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, दिस इज Q अपॉन L स्क्वायर। Q के इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने से ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो देखिए हमने आपको नीट के बहुत सारी प्रॉब्लम कराई। अब हम इसके बाद देखिए गॉस थ्योरम शुरू करेंगे। तो गॉस थ्योरम को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आप हमारी वीडियो से लगातार जुड़े रहिए और हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल फिजिक्स इंप्रेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।